नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से हमारे देश के साथ ही उन्होंने गद्दारी की, ये हमने समझ कर लिया। इन वामपंथियों का इतिहास क्या है, ये हमने जानकर लिया और स्वतंत्रता का के कालावधि के समय इन्होंने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में इन्होंने कार्य किया, उनके उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया, ये हमने समझ कर लिया। तो इस वामपंथियों की विचारधारा कैसी है, ये हमने समझ कर लिया। इन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत भी नेहरू जी के पीठ में भी छुरा घोंपने का प्रयास किया, ये भी सत्यता हमने जानकर ली। तो आज भी हम इन वामपंथियों के बारे में कुछ सत्य बातें जानकर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, कल आपने हमें इन वामपंथियों का सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे इन्होंने किस प्रकार से षड्यंत्र किया या स्वतंत्रता के समय इन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के साथ गद्दारी की, ये हमने समझ कर लिया। तो आप हमें इन कम्युनिस्टों ने और भी किस प्रकार से गद्दारी की है हमारे देश के साथ, हमारे नेताओं के साथ, तो इसके बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को अवगत करवाएं। जी कार्तिक जी, कल के इसमें हमने देखा था कि ये वामपंथियों ने सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को प्रत्यक्ष विरोधी किया था और अंग्रेजों की सत्ता को धक्का ना लगे और अंग्रेजी की सत्ता की जड़ें भारत में अच्छी रहे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। और उसका मुख्य कारण था कि स्टालिन ने द्वितीय महायुद्ध में, विश्व युद्ध में, उन्होंने मित्र पक्षों का यानी अंग्रेजों का पक्ष लिया था और केवल स्टालिन ने अंग्रेज का पक्ष लिया करके भारत के वामपंथी लोगों ने, भला ही वो गुलामी में थे, परंतु गुलामी में रहने के बाद भी स्टालिन के या वामपंथी नेता के कारण उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो ये बड़ी विचित्र बात यहाँ पे देखने को मिली। और अंग्रेज भी इतने होशियार थे, धूर्त थे कि उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के ट्रेड यूनियन में जो कुछ उनके नेता थे, तो उन नेताओं को हटाकर ट्रेड यूनियन की जो सब जिम्मेदारियां थी वो वामपंथी लोगों के हाथ में देना शुरू किया। और वामपंथी जो नेता उन्होंने अरेस्ट करके जेल में रखे थे, तो उनको भी उन्होंने छोड़ने का सिलसिला शुरू करके ये स्वतंत्रता का जो समर चल रहा था, संग्राम चल रहा था, तो उसको विरोध करने के लिए वामपंथी नेताओं को भी छोड़ दिया था। तो एक तरह से यह ध्यान में आता है कि वामपंथी भारत के जो इतने वर्षों से गुलामी में थे, वो केवल वामपंथी नेता स्टालिन यानी सोवियतपंथी जो वामपंथी था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ लेने के कारण भारत के भी गुलाम जो वामपंथी थे वो भी अंग्रेजों के पक्ष में मिल गए। तो अपने स्वार्थ के लिए कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश सत्ता के साथ किस प्रकार से हाथ मिलाया था वो हमने देखा। उसी प्रकार उन्होंने भारत की विभाजन करने वाली जो बैरिस्टर जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग के भी साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। मूलतः वामपंथ ये है, ये धर्म को अफीम मानता है और धर्म और जाति को नहीं मानता है। एक श्रम और श्रमजीवी और एक मजदूरों का, एक ऐसे कामगारों का, श्रमजीवी का, वो जीविकों का वो पक्ष मानता है। मगर यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए उसने बैरिस्टर जिन्ना की मुस्लिम लीग के भी साथ हाथ मिलाया। अब कम्युनिस्ट को हिंदू मुस्लिम एकता से कुछ लेन देन था क्या? बिल्कुल नहीं। उनका हिंदू मुस्लिम एकता से कुछ भी लेन देन नहीं था। तो भी उन्होंने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग का समर्थन चालू कर दिया और वो बैरिस्टर जिन्ना के साथ खड़े हो गए। भारतीय इतिहास जो कांग्रेस की जो कार्रवाई है उसमें कम्युनिस्ट इन द मुस्लिम लीग इस शीर्षक से एक इतिहासकार थे एच मंजर,
इन्होंने 2008 में एक लेख प्रकाशित किया था और इस लेखक ने मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों के राजनीतिक संबंधों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्य ही उपलब्ध किया था। लेख के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। उसमें जो सबसे पहला एक महत्व का बिंदु है, कम्युनिस्टों ने स्टालिन की जो राष्ट्रीयता का जो थीसिस था, उस थीसिस के आधार पर मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी, उस मांग का समर्थन उन्होंने पूर्ण किया था। और उसके संदर्भ में यहाँ पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो कैसे उन्होंने मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़े होकर एक मांग किया था पाकिस्तान की। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने तो एक प्रस्ताव ही पारित किया था और प्रस्ताव पारित करके उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो चल रहे मुस्लिम लीग का जो विभाजनकारी आंदोलन था, तो उस विभाजनकारी आंदोलन को प्रगतिशील घोषित करके मुस्लिमों को मुस्लिम लीग में शामिल होने का आग्रह किया और स्वतंत्र पाकिस्तान के समर्थन के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था उसके भी संदर्भ में एक अभी आप चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्तमान में अगर भारत में कोई हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू कम्युनल हो जाते हैं, वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। वर्तमान में जहां अल्पसंख्यक होने के नाते मुस्लिमों को कुरान सिखाने की अनुमति है, क्रिश्चियनों को बाइबल सिखाने की अनुमति है उनके अनुयायियों को, और हिंदुओं ने हिंदू धर्म के भगवत गीता या धार्मिक आधार पर कुछ सिखाने की बात किया, तो हिंदू सांप्रदायिक होते हैं, कम्युनल होते हैं और शिक्षण क्षेत्र का भगवीकरण शुरू हो गया, ऐसे कम्युनिस्ट लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। परंतु 1947 के आसपास सीपीआई द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग करना, यह उनका कम्युनल एटीट्यूड नहीं था, वो उस समय वो सांप्रदायिक नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि ये हमारा लोकतांत्रिक होने के अधिकार की बात है। यानी ये जो दोगली नीति है कम्युनिस्टों की कि मुस्लिम जाति और धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग रहा है, उसका समर्थन है। एक धर्म के आधार पर जो पार्टी बनी है वो मुस्लिम लीग का ये समर्थन कर रहे हैं, फिर भी ये सांप्रदायिक नहीं है। और धर्म के आधार पर भारत का विभाजन चाहते हैं, तो यह उनकी सांप्रदायिक बात नहीं है। मगर हिंदुओं ने अगर हिंदू राष्ट्र की मांग किया या शिक्षण में उन्होंने धर्म शिक्षा के लिए हिंदुओं को भी अनुमति मिलने की मांग किया मुस्लिम और क्रिश्चियनों की तरह, तो हिंदू सांप्रदायिक और कम्युनल हो जाते हैं। तो ये जो कम्युनिस्टों की दोगली नीति है वो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है। 1939 में पाकिस्तान और राष्ट्रीय एकता के शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो न केवल मुस्लिम लीगों के मांगों का समर्थन था, परंतु अलग पाकिस्तान की मांग का पूरा समर्थन भी करने की इच्छा भी दर्शाता है। ऐसा एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक जो सांप्रदायिक स्वरूप था, भारत तोड़ने वाला स्वरूप था, हिंदू विरोध और मुस्लिम समर्थन का जो चेहरा था, ये सत्य इतिहास को नेहरू और ये वामपंथी इतिहासकार और शिक्षा तज्ञों ने आगे भारतीय नागरिकों को पता ही नहीं चलने दिया। इस झूठ सच्चे इतिहास को दबाकर उन्होंने उनको जो लुभावने वाला इतिहास था वही समाज के सामने रखा। तो कितना बड़ा षड्यंत्र किया है ये हमें समझने की आवश्यकता है। आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम और पाकिस्तान का समर्थन किया था, और वो कम्युनल नहीं है ऐसे उसका ये समर्थन करके भी इसकी उन्होंने बात वहां पर रखी थी। तो कल जो वामपंथी देश के गद्दार बनकर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने का कार्य कर रहे थे, आज वो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की मांग करना किस प्रकार गलत है यह समझाते हैं, यह सिखाते हैं और इस मांग के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं। हिंदुओं ने अगर शिक्षा में भगवत गीता या धार्मिक शिक्षा हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए यह मांग किया, तो शिक्षण क्षेत्र का भगवाकरण हो रहा करके जैसे सीआर चिल्लाते हैं उस तरह से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कम्युनिस्टों का दोगलापन है, ये जो कम्युनिस्टों की दोहरी नीति है, वो हमें समझकर अभी उसका पर्दाफाश करने का समय आया है। कम्युनिस्ट पार्टी का मुसलमान व्यक्तिगत जीवन में वो मुस्लिम रहता है, वो मस्जिद में जाता है, वो नमाज अदा करता है, वो ईद मनाता है और वो मुस्लिम होकर भी कम्युनिस्ट हो सकता है। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाएंगे, वो
25 दिसंबर 31 जनवरी मनाएंगे, यीशु क्रिस्त का जन्म मनाएंगे, उनके पारंपरिक क्रॉस पहनेंगे और उनके पारंपरिक ये करेंगे। परंतु कम्युनिस्ट पार्टी में अगर हिंदू गया और वो मंदिर में जाता है तो हिंदू सांप्रदायिक हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी में अगर कोई हिंदू है और वो हिंदू धर्म की कोई बात बताता है तो फिर वो कम्युनिस्ट नहीं, वो हिंदू है और वो कम्युनिस्ट विरोधी बन जाता है। तो हिंदू अपने धर्म को गाली दे, अपने देवता को गाली दे, अपने धर्म को निचला दिखाए, अपनी संस्कृति परंपरा को वो पिछड़ा और पुरातन बताए, तो हिंदू सेक्युलर और फिर वो वामपंथी हो सकता है। और मुस्लिम अपने धर्म के बारे में गर्व करे, क्रिश्चियन अपने धर्म के बारे में गर्व करे, अपने धर्म का अनुनय करे, अपने त्योहार मनाए, तो भी वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बन सकता है। तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी का माइंडसेट क्या है भारत का, तो एक ही माइंडसेट है कि कम्युनिज्म यानी हिंदू विरोध और क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियन मिशनरियों का समर्थन, इस्लाम और इस्लामी धर्म प्रचारकों का समर्थन है। यही कम्युनिस्टों का चेहरा भारत का है। कम्युनिस्ट का ये दोगला हिंदू विरोधी, भारत विरोधी जो चेहरा है उसका पर्दाफाश करना होगा। हमें समाज में जाके ये वस्तुस्थिति और सत्य इतिहास बताना होगा और इस प्रबोधन और जनता के एजुकेशन द्वारा ही ये अज्ञान को हम दूर कर सकते हैं कार्तिक जी। और इसलिए ये वामपंथियों की गद्दारी केवल हिंदुओं के साथ नहीं थी, तो देश के साथ भी उन्होंने काफी बड़ी गद्दारी किया है। और वामपंथ की जो नई व्याख्या उन्होंने भारत में स्थापित किया है, तो वामपंथ यानी हिंदू विरोध और मुस्लिम और क्रिश्चियन तुष्टीकरण, यह वामपंथ का सच्चा स्वरूप है कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिल्ले जी, आपने जो हमें इन वामपंथियों के बारे में अभी यहाँ पर बताया, तो इससे हम सभी को ये बात तो स्पष्ट हुई होगी, ये जो वामपंथी थे तो ये भारत के पक्ष में नहीं थे, तो ये मुस्लिम लीग के सपोर्ट में थे। इन्होंने भारत तोड़ने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। यह वो रजाकार निजाम के पक्ष में थे और पार्टीशन के समय भी इन्होंने जिन्ना को सपोर्ट करके एक अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो ये इस प्रकार से इनकी मानसिकता है और ये तब से स्वतंत्रता पूर्व काल से ही इनका इस प्रकार से कार्य चल रहा है और आज हम देख रहे हैं वर्तमान में भी ये इसी प्रकार से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सदगुरु डॉक्टर पिल्ले जी, अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि देश की मुख्य राजधानी में जेएनयू जैसा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसको सरकार से भी बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान मिलता है। आज जो हमारे देश के टैक्स पेयर्स है, सर्वसामान्य जनता है, उसका भी काफी व्यय इस पर हो रहा है। तो मुझे इसे पूछना था कि क्या इस जेएनयू का राष्ट्रीय उत्थान के कार्य में कुछ योगदान है, या जेएनयू अपनी हर बार चर्चा में तो रहता है लेकिन वो प्रसिद्ध किस लिए रहता है, उनको कुप्रसिद्धियों के कारण वो चर्चा में रहता है क्या? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, सबसे पहले जैसे एक किसी भी मनुष्य का जो शरीर है उसमें अगर कहीं भी एक कैंसर की शुरुआत होती है या कैंसर का प्रारंभ होता है, तो वो कैंसर समय पे अगर नहीं आप उसको कंट्रोल करते तो वो पूरे शरीर में फैलकर कैसे शरीर को नष्ट करता है, उस तरह से ये जेएनयू नाम का एक वामपंथी विश्वविद्यालय नाम का जो कैंसर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है, उसको समय पे कंट्रोल करने के बजाय उसको राज छत्र मिला, आर्थिक आश्रय मिला और वहां से जो वामपंथ नाम का कैंसर पूरे देश में फैल रहा है और अभी भी वो एक विघटनकारी, आतताई समर्थक, एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी विचारधारा का वो केंद्र बिंदु बन के जो एक उभर के आया है। तो इस जेएनयू का थोड़ा सा इतिहास, वहाँ की कार्य पद्धति हमको जानने की आवश्यकता है कि सही में जेएनयू कुछ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है या जेएनयू एक राष्ट्र को एक कैंसर जैसा ही वो प्रताड़ित करके देश में कुछ एक कैंसर जैसी बीमारी फैला रहा है, यह हमें देखना आवश्यक होगा। और ये तो निश्चित है कि जेएनयू प्रसिद्धि में तो रहता ही है, मगर चर्चा में तो रहता ही है, मगर वो प्रसिद्धि से ज्यादा कुप्रसिद्धि ही रहती है। तो ये सब पहलू अभी हम समझ कर लेंगे। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 4 दशकों की उपलब्धियां क्या है, उसने देश के निर्माण में योगदान क्या दिया है, कुछ आप गिना सकते हो उसका? तो वहां के एक रेक्टर थे
तो रेक्टर के जो प्रमुख थे तो संबोधित करते उन्होंने उत्तर दिया था कि अब तक हमारे जेएनयू से सिविल सर्विस में इतने इतने छात्र चुने गए हैं। अब इसके अलावा अन्य कोई उपलब्धि है क्या, ऐसे जब पत्रकार ने पूछा तो वो रेक्टर महाशय कोई दूसरी उपलब्धि गिना ही नहीं पाए पत्रकार परिषद में, या ऐसा कोई वो बता नहीं सके कि वो पत्रकार अपने समाचार में उसको स्थान दे पाए। तो जेएनयू की पहुंच कहां तक है, जेएनयू से निर्माण क्या हो रहा है, जेएनयू का योगदान क्या है, यह जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसके बाद यह एक विचार मंथन सामने आया, एक अभ्यास सामने आया कि सरासरी तौर पर औसतन अगर हम देखते हैं तो जेएनयू से कोई विशेष बात नहीं हो रही है। अब जेएनयू ये विश्वविद्यालय है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर छात्र अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की पूर्व तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पूर्व तैयारी, या दिल्ली परिक्षेत्र में कोई नौकरी की पूर्व तैयारी या नौकरी ढूंढने आए हैं, या किसी को एक विद्यार्थी आंदोलन के माध्यम से किसी को राजनीतिक करियर बनाना है, ऐसे कुछ छोटे मोटे उद्देश्यों को लेकर इस विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश लेते हैं और उसके आधार पर वो अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं। और अपना स्वार्थ पूर्ण करते समय एक विश्वविद्यालय स्थापना का जो उद्देश्य था, विश्वविद्यालय का राष्ट्र निर्माण में जो एक उसका सहभाग होना चाहिए था, तो उस सहभाग को उन्होंने निरस्त कर दिया है। टैक्स पेयर के जेब से जो अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, उस अरबों रुपए को कैसे वो मिट्टी में मिला रहा है, ये सब सूत्र अभी हम जान लेंगे। अब ये जेएनयू मामले में यह एक असुविधाजनक प्रश्न उठता है कि क्या छात्र केवल अपना वैयक्तिक करियर या सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए ही यह अति विशिष्ट विद्यालय बनाया गया है दिल्ली में, और यह विद्यालय जो देश की एक प्रमुख संसाधन या अति उदारता से जो दिया गया जो धन है उसके आधार पर ये विश्वविद्यालय चल रहा है। एक तरह से ये जेएनयू विश्वविद्यालय एक जैसा कहीं वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स होता है, उस तर्ज पर ये नौकरी वालों को अपनी पूर्व तैयारी करने वाला हॉस्टल बना देना ये पर्याप्त था इसके लिए, जहां शानदार आवास आपको अत्यंत कम मूल्य में और बढ़िया भोजन अत्यंत कम मूल्य में मिलता है, और इतने मूल्य में तो किसी गरीब घर का अपना जीवन यापन भी नहीं होता है। तो कम धन में शानदार आवास, बढ़िया भोजन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, इस उद्देश्य से एडमिशन लेके यह जगह व्याप्त करने वाले भारत के भविष्य के कितने विद्यार्थियों की सीटें अड़ाकर उन्होंने कितने विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया होगा, ये तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इस विश्वविद्यालय का निर्माण विशिष्ट उद्देश्य से और उस उद्देश्य से वो पूरे एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो रहा है, तो पैसा एक काम के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया गया है और जबकि प्रत्यक्ष में वहां पर दूसरे ही काम चल रहे हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्था इतने देश की राजधानी शहर में बने हुए विश्वविद्यालय में होना यह नैतिकता के आधार पर क्या सही हो सकता है? जो विश्वविद्यालय उच्चतरीय शोध कार्य करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने के लिए, उज्जवल भविष्य के विद्यार्थियों को निर्माण करने के लिए इस उद्देश्य से बना गया और जिस पर जनता का अरबों रुपए खर्चा नियमित हो रहा है, यदि वह विश्वविद्यालय केवल नौकरी की आकांक्षा लेकर आए हुए फर्स्ट क्लास और फ्री हॉस्टल ऐसे चीजों में अगर वो बदल जाता है, और जहां विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहकर वे बाहर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति, इतना ही नहीं तो देशद्रोही जो कुछ धंधे चल रहे हैं उस विश्वविद्यालय में, उसमें भी वे लिप्त हो जाते हैं, तो एक तरह से पैसा या प्रसिद्धि पाने का भी एक उपक्रम वहां पर चलता है। और ये जो सब हो रहा है वो निस्संदेह अत्यंत अनुचित है, देश के दृष्टि से अनुचित है, शिक्षा क्षेत्र के दृष्टि से अनुचित है, विश्वविद्यालय परंपरा को वो एक लांछनास्पद है, और जिस तरह से सरकार और जनता के पैसा का विनियोग गलत कार्य के लिए हो रहा है, तो देश को बड़ा आर्थिक नुकसान करने वाला भी एक उपक्रम है, ये हमें समझकर लेने की आवश्यकता है।
ये ठीक है कि कानूनी तौर पर हम इसको आर्थिक घोटाला तो नहीं कह सकते हैं, परंतु उचित और अनुचित का पैमाना केवल कानूनी नहीं हो सकता है। नैतिकता के आधार पर, विश्वविद्यालय के स्थापना के उद्देश्यों के आधार पर अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये विनियोग गलत काम के लिए हो रहा है, इतना तो यहाँ सुस्पष्ट होता है। अब कुछ लोग प्रश्न के इस रूप में रखने के लिए हम पर आपत्ति भी करेंगे, किंतु जरा सोचिए, यदि महंगे रख रखाव वाला कोई राष्ट्रीय बड़ा स्टेडियम है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अब उस स्टेडियम को साल भर बंद करके केवल कुछ राजनीतिक लोगों के रैलियों के समारोह के लिए अगर उसको उपयोग किया जा रहा है, और ये जो सर्वोत्तम सुविधाएं हैं, जो खेल का निर्माण, नए खिलाड़ी निर्माण और भारत का वैश्विक स्तर के खेल में एक योगदान देने की प्रक्रिया के लिए जिसका विनियोग होना चाहिए, वो केवल अगर कुछ राजकीय रैलियों के लिए अगर आवंटित करके उसका विनियोग हो रहा है, तो क्या यह सार्वजनिक धन का योग्य उचित उपयोग है क्या? या सार्वजनिक धन का ये अनुचित उपयोग है तो एक तरह से अपहारी धन का, राष्ट्रीय धन का अपहारी कहा जा सकता है इसे। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाने के लिए संसद में जो प्रस्तुत दस्तावेज किए गए थे, उससे अगर उनके उद्देश्य को अगर मिलाकर देखें कि विश्व स्तरीय शोध संस्थान बनाने के नाम पर जनता के जो अरबों रुपए इसके निर्माण में और उसके मेंटेनेंस में भी हो रहा है, उसका उपयोग प्रत्यक्ष वो उद्देश्यों के लिए राष्ट्र में कुछ योगदान देने के लिए हुआ है क्या, यह जांचना तो आवश्यक ही है। और आरंभ से ही वामपंथी राजनीति का प्रचार का एक व्यवस्थित संगठित तंत्र और उनका यह अड्डा इस रूप में ही जेएनयू की मुख्य पहचान रही है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। इन सभी ये जो अपप्रवृत्तियां जो जेएनयू में चल रही है, विश्वविद्यालय के स्थापना के उद्देश्य के विरोध में ये जो सब कार्य जेएनयू में हो रहा है, इन सब कार्यों के शुरुआत का श्रेय अगर जाता है, यह वहां नियुक्त हुए फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोफेसर की टीम है उन्हीं को जाता है। और उनमें से कुछ तो प्रमुख लोग कम्युनिस्ट पार्टी के थके हुए कार्यकर्ता ही थे, जो अब विश्वविद्यालय के अंदर आकर वो विद्यार्थी राजनीति में वामपंथ को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और यह बात के कुछ तथ्य राज थापर की जो आत्मकथा है ऑल दिस इयर्स, इसमें इन अपप्रवृत्तियों की जीवित झलक हमें वहां पर मिलती है। वस्तुतः उनकी नियुक्ति से ही जेएनयू के बौद्धिक क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी शुरू हुई थी। उनकी नियुक्ति वहां पर एक कुटिल माध्यम से वहां हुई थी, और उस कुटिल माध्यम से वहां पर जो प्रारंभिक नियुक्तियां हुई थी, तो उसके बाद वो एक स्थायी परंपरा ही बन गई है, और वहां पर ज्यादातर वामपंथी विचारधाराओं के ही प्रोफेसरों का चयन करना इत्यादि परंपरा जो बन गई है, वह एक गलत परंपरा स्थापित हुई है। और यह कोई सहयोग नहीं है कि आज तक देश को जेएनयू से किसी चर्चित, चाहे शोध हो, अध्ययन हो, आविष्कार हो या लेखन से संबंधित कोई समाचार सुनने को मिला हो। न केवल ज्ञान के किसी क्षेत्र में, बल्कि खेलकूद हो, रंगमंच हो, कला हो या देश के नीति निर्माण में भी वहां से कभी भी कोई भी योगदान नहीं मिला है। यह सत्य और वास्तव है। यानी देश पर एक प्रकार से ये जेएनयू बोझ बन के है, और केवल बोझ नहीं तो ये अंदर घुसकर एक वामपंथी कैंसर के रूप में जो फैल रहा है, जो देश को अभी अंदर से ही वो कुरेद रहा है और देश को खोखला कर रहा है, देश को जात पात भाषा प्रांत पर विघटित करने का ये जो प्रयास कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इस उद्देश्य से जो कार्य कर रहा है, कश्मीर के आजादी तक, यानी भारत को कश्मीर को भारत से तोड़ने का अभियान जो चला रहे हैं, तो ये उनकी नीति अभी भी जारी है। इसके तुलना में अगर पश्चिमी देशों में हम प्रसिद्ध कोई शोध विश्वविद्यालयों से अगर उनका योगदान देखते हैं, तो चाहे सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो या विदेशी संबंधी आदि कुछ क्षेत्र हो, तो विदेश के विश्वविद्यालयों का उसमें ठोस एक योगदान मिला है और मिलता है और मिल रहा है। और इसलिए
विदेश के वो जो विश्वविद्यालय है वो निरंतर प्रसिद्धि में रहते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। किंतु जेएनयू के पास विश्व को, ना भारत को ना विश्व को दिखाने के लिए उसके पास कुछ है। यहाँ तक कि वहां से कोई जानी मानी शोध पत्रिका या सामान्य विद्वत पत्रिका तक प्रकाशित नहीं हो सकती है, और जिसे कोई अध्येता या कोई जिज्ञासु पढ़ने की आवश्यकता समझे तो इस तरह की बौद्धिक एक विरासत की एक पिछड़ापन जेएनयू में है, यह हमें ध्यान में आता है। और यह दुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि जहां राजनीति को केंद्र बिंदु मानकर वहां पर सब चर्चाएं होती है और वहां पर राजनीति को ही केंद्र बिंदु और सर्वाधिकार दिया जाता है, तो ऐसे बहिर्मुख वातावरण में गंभीर अध्ययन या गंभीर लेखन या गंभीर लेखक नहीं पनप सकते हैं। तो यह एक विरोधाभास इस विश्वविद्यालय में हमें दिखाई देता है। और केवल वामपंथी और भारत विरोधी राजनीति के समाचार, इतनी ही जेएनयू की वर्तमान में कुछ शोहरत है वो इस तरह से है। पिछला जो नवनीतम समाचार भी यही आया था कि मोहाली में भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैच के दौरान जेएनयू के हॉस्टल में भारत के विरोधी नारे लगे थे, और बाद में भारत की जीत पर खुशी मनाने वाले जो कुछ राष्ट्रवादी विद्यार्थी जेएनयू में थे तो उनके ऊपर वहां पर हमला किया गया। और उससे 2 सप्ताह पहले वहां अशोक स्तंभ वाला जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो जूते के नीचे मसले जाते ऐसे पोस्टर उस कैंपस में प्रसारित किए गए थे। तो ये जेएनयू जो वामपंथ का अड्डा बना हुआ है, देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाया है, देशद्रोह का एक स्थान बना हुआ है, तो 1947 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध करते हुए जैसे अंग्रेजों का साथ दिया था, वैसे 2020 तक के वे अभी भी भारत विरोधी ही गतियों को वहां पर पनपा रहे हैं। और भारत के शत्रु राष्ट्र को ही बल मिले, भारत की जो मूल परंपरा है हिंदू विचारधारा का विरोध करके हिंदू विचारधारा के विरोध वाले ईसाई मिशनरी हो, यूरोपियन देश हो या इस्लामिक देश हो, उनको ही वो जेएनयू में पनपा रहे हैं। तो यह वास्तविकता हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और जेएनयू के मंच से अरुंधति राय ने भारत के विरोध में अपना नया विश्वमन भी वहीं से किया था। उन्होंने भारत के विरोध में उन्होंने गलत बातें वहां पर बताई थी। और जेएनयू से आए तो सदैव ऐसे ही समाचार आते हैं, और इसलिए हमने प्रारंभ में बात किया था कि जेएनयू चर्चा में तो रहता ही है, मगर वो प्रसिद्धि के लिए नहीं, वो कुप्रसिद्धि के लिए, वो उसके बुरे कर्मों के लिए, उसके देशद्रोह कर्मों के लिए चर्चा में रहता है। और दूसरा उदाहरण अगर हमें देखना है तो जेएनयू में कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पे कारगिल के युद्ध में लड़ने वाले 2 वीर सैनिक भी वहां पर आए थे, और वो एक कार्यक्रम में मुशायरा चल रहा था, वहां पे बैठे थे। वह मुशायरा में पाकिस्तान से आने वाले शायर भी अपना मुशायरा बता रहे थे, तो वो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे और भारत को नीचा दिखा रहे थे। और कारगिल के संदर्भ में उन्होंने भारत की ही गलती और पाकिस्तान सही है ऐसा जब समर्थन किया, तो वो 2 जो युद्ध लड़ने वाले वीर सैनिक थे वो उठकर खड़े होकर उन्होंने भारत निंदा का विरोध किया था। तो ये जेएनयू के विद्यार्थियों ने हमारे वीर जवानों को वहां पर पीटा, उनको वहां से बाहर निकाला। तो ये किस तरह का देशद्रोह और किस तरह का ये जेएनयू की विद्यार्थियों की विचारधारा है, और उस पर भारत सरकार क्यों खर्च कर रहा है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो जनता के मन में ये जो प्रश्न है उसका उत्तर जनता को कौन देने वाला है, यह एक बड़ा प्रश्न अभी बनकर उभर रहा है। बीच में नक्सलियों द्वारा हमारे एक साथ 70 सुरक्षा बल जवानों की एक मुश्त हत्या की गई थी। तो यह घटना जब हुई और पूरा देश जब शोक मना रहा था, एक 70 परिवार दुख में थे, और नक्सलवादी भारत पर आक्रमण है, देश पर आक्रमण है, ऐसे जब पूरा वातावरण था, तो जेएनयू के विद्यार्थियों ने एक जश्न मनाया कि हमारे नक्सलियों ने देखो भारत के जवानों के 70 जवानों को मारा है। अब नक्सलवादी समर्थक यानी देशद्रोही है, वो जवानों के हत्या पर जश्न मना रहे, देशद्रोही है वो। और ये देशद्रोही को हमारे टैक्स पेयर जनता का पैसा वो सरकार खर्च कर रही है और सरकार उनको पाल रही है,
तो क्या सरकार स्पॉन्सर्ड ये देशद्रोह है क्या, और सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये जो समाज के मन में प्रश्न उभर रहा है, उसका जवाब कौन देने वाला है? जेएनयू में हर तरह के देशी विदेशी और भारत या हिंदू निंदकों को सम्मान पूर्वक मंच मिलता है। भारत की निंदा करो, हिंदू धर्म की निंदा करो, हिंदू देवी देवता की निंदा करो, भारत के टुकड़े की बात करो, कश्मीर की आजादी की बात करो, पाकिस्तान के गुणगान की बात करो, भारत को नीचा दिखाने की बात हो, उन सभी को जेएनयू में सम्मान पूर्वक मंच मिला है। और राष्ट्रवादी भारत जीतने के नारे लगाए तो उनको वहां पीटा गया है। वीर सावरकर मार्ग अगर नाम देने का प्रयास किया तो उसको काली पोक कर बैरिस्टर जिन्ना नाम दिया गया है। तो ये जेएनयू का देशद्रोही है। तो भारत निंदकों को जहां पर सम्मान पूर्वक मंच मिलता है, वहां देश के गृह मंत्री अगर जेएनयू में जाते हैं तो उन्हें बोलने दिया नहीं जाता है। इस तरह का एक विचित्र स्थिति जेएनयू में है। और यहाँ तक कि उनके आगमन के विरोध में ही आंदोलन छिड़ जाता है, यानी उनको प्रवेश करने के लिए विरोध में ही आंदोलन छिड़ जाता है। तो देश के गृह मंत्री को जेएनयू में प्रवेश नहीं है और पाकिस्तान के या देशद्रोहियों को वहां पर वो सम्मान का मंच मिलता है। यह है जेएनयू की परंपरा। और इसलिए आज जेएनयू भारत विरोधी राजनीति इसका मुख्य अड्डा बना है। और ये भारत विरोधी राजनीति जो है वो उनके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मामला नहीं हो सकता है। देश के विरोध में बोलना, देश के टुकड़े करेंगे ये घोषणा देना या कश्मीर को आजाद कराएंगे ये घोषणा करना, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मामला नहीं है, ये भारत के साथ देशद्रोह का मामला है। ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्र या देशभक्त स्वरों को वहां पर अधिकार नहीं दिए जाते हैं और देशद्रोहियों को वहां सम्मान का मंच मिल रहा है। और यह कोई आज की बात नहीं है, ये कोई वर्तमान में कोई हिंदूवादी या राष्ट्रवादी सरकार आई इसलिए ऐसी स्थिति हुई, ऐसे बिल्कुल नहीं है। 30 वर्ष पहले भी जेएनयू में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया था। उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी विरोध हुआ था। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे तो दूसरी तरफ वहां के प्रोफेसर और छात्र संगठित होकर वो लेनिन के पक्ष में, स्टालिन के पक्ष में, चाहे माओ या यासिर अराफत हो, इनके समर्थन में वे वहां पर आए भर रहे थे। वहां जो समाज विज्ञान या मानविकी इन डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड प्रोफेसरों के संस्मरण के प्रमाण है कि जेएनयू कल्चर के नाम पर वे स्टालिन सही थे या ट्रॉट्स्की सही थे, इस पर रात भर चलने वाली बहसों के सिवाय वे कुछ याद नहीं कर पाते हैं। साल दर साल वहां सिविल सर्विस क्वालिफाई करने की आकांक्षा से आने वाले विद्यार्थी और उनको मिलने वाली जो सुविधा है और उसके साथ जो मूड एक रेडिकलिज्म है, वो फैशन के पीछे यह एक सच्चाई छुप रही है कि वहां के प्रोफेसरों के पास विद्वत उपलब्धि यानी इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर उनके पास अब कुछ है ही नहीं है। और वहां के शोध या अनुसंधान का यह हाल है कि वहां पे अधिकांश जो प्रोफेसर है वो अपने शोधार्थी के जो नकली या सतही जो काम किया जाता है उस कामों को इसलिए वो तरह देते हैं कि वह सिविल सर्विस की तैयारी वहां रहकर कर सके। यानी केवल वो विद्यार्थियों का दोष है ऐसे नहीं है, तो वहां के प्रोफेसरों का भी दोष है और वो उतने ही जिम्मेदार है और वो उनके शोध कार्य को, अनुसंधान को बार बार वो उसको एक्नॉलेज करते रहते हैं, भला ही वो झूठा हो, नकली हो। और वो इसलिए करते हैं कि अगर वो यहाँ पर रहने को मिला तो वो कुछ तो सिविल सर्विस की तैयारी करेगा और उसका भविष्य बनेगा। यानी ये जो कथित शोधार्थी है यानी स्कॉलर्स है या जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या तत्सम जो कुछ वो अनुसंधान कर रहे हैं, वे जैसे तैसे कुछ पन्ने बीच बीच में लिख कर लाते हैं और प्रोफेसरों को दे देते हैं। और प्रोफेसर क्या करते हैं, ये कोई जो छूट-फूट लाके दिया है उसके आधार पर वे संतोषजनक कार्य करने का उनको एक्नॉलेज कर देते हैं। तो उस सतहीपन या निरर्थकता को प्रोफेसर जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं ताकि
ये जो कथित शोधकर्ता यानी हायर स्टडीज के जो विद्यार्थी है, वो साल दर साल उन्हें हॉस्टल की सुविधा मिलती रहे, फ्री में, करीब करीब फ्री में वहाँ निवास होता है, करीब करीब फ्री में वहाँ भोजन मिलता है। और इतनी सुविधा छोड़कर वो इतने बड़े दिल्ली के जो लिविंग कॉस्ट जिसका बाहर बहुत हाई है, तो कैसे बाहर जाए? तो यहाँ ऐशो आराम से रहकर वो अपनी स्वार्थी या भय की तैयारी करते रहते हैं। जैसे ही कोई किसी को नौकरी मिलती है, कई एमफिल या पीएचडी के छात्र अपना कथित शोध कार्य वहीं छोड़कर वो चलते बनते हैं और अपनी नौकरी शुरू कर देते हैं। तो इस माध्यम से प्रति छात्र जो लाखों रुपए का खर्च इस शोध अध्ययन करने के नाम पर सरकार उन पर कर रही है और टैक्स पेयर अपने जेब से दे रहे हैं, वो पूरा धन सीधे पानी में ही चले जाता है। और जो कथित शोध पूरे हो जाते हैं वह भी केवल दिखावे के होते हैं और वो विश्वविद्यालय के अलमारियों की एक शोभा बनकर रह जाते हैं, वहां जमा होते हैं और शोभा बनते हैं। इसके अलावा उस शोध प्रबंध का कोई रेफरेंस कभी जीवन में लेता नहीं, उन्हें न कोई पढ़ता है न कोई खोजता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये शोध कार्य कैसे बने हैं, ये थीसिस कैसे बने हैं, और उसमें ऐसी कोई एक चीज नहीं है, नई कोई चीज नहीं है जो पहले अन्य किसी माध्यम से उनको उपलब्ध ना थी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की केंद्रीय पत्रिका जो है यूनिवर्सिटीज न्यूज, इसमें प्रकाशित एक आकलन के अनुसार हमारे विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च डिग्री के लिए हो रहे काम की हालत यह है कि 80% पीएचडी की जो थीसिस है वो नकली है, वो कूड़ा स्तर का है और वो दूसरे की नकल किए होते हैं। अन्य विश्वविद्यालय और जेएनयू में अंतर इतना ही है कि यहाँ वैसे ही एक कूड़ा थीसिस लिखने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना यहाँ पर 4 गुना अधिक धन सरकार खर्च करती है और हमारे टैक्स पेयरों का पैसा पानी में बहा देती है। कम से कम समाज विज्ञान और मानविकी जो विभाग है उनमें तो 100% यही स्थिति लगभग है। यदि शोध छात्रों का यह हाल है तो उनके अधिकांश प्रोफेसरों की हालत तो लगभग इससे समानांतर या इससे भी गंभीर है। कई महत्वाकांक्षी राजनीतिक सरगर्मियों में ही ये प्रोफेसरों का अधिक समय देना होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात तो कभी कभार वो गलती से कर लेते हैं और अन्य कुछ विद्वत खाना पूरी करने में वो जुटे रहते हैं। एक केंद्रीय शिक्षा संस्थान के निदेशक के अनुसार जिन्हें यूजीसी और विविध उच्च शोध संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले जो शोध प्रोजेक्ट की जो पर्याप्त जानकारी है, तो अनेक प्रोफेसरों ने शोध के नाम पर एक ही चीज को बार बार और भिन्न भिन्न संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से करने की आदत बना ली। ये क्या करते हैं, एक ही विषय पर शोध कार्य करते हैं, इनसे भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, इनसे भी लेते हैं और एक ही शोध कार्य करते हैं और सबको अलग अलग वो सबमिट कर देते हैं। इस तरह का कुछ कार्य गलत हो रहा है क्या, इसकी जांच वहां पर होनी चाहिए। और इसके आधार पर कुछ आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, इसकी भी जांच होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई विद्यार्थी और प्रोफेसर है तो वो सभी को उस पर फौजदारी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस तरह की अब जड़ में जाकर इसकी जांच की आवश्यकता है, ऐसा हमें लगता है। कहते हैं कि जेएनयू के सबसे जो प्रसिद्ध इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर है वही इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी ये जो अध्ययन करता है उन्होंने कुछ हिंट भी इसके संदर्भ में देख के रखी है, तो जांच तो होनी चाहिए। उनके अलग अलग जो संपूर्ण लेखन का सार संक्षेप मात्र में 1 पृष्ठ में लिखा जा सकता है, इस तरह का है, मगर उन्होंने अलग अलग फंडिंग के कारण उसको इस तरह से मसाला लगा के बनाया है कि जिसका संक्षेप में सार 1 पृष्ठ में भी लिखा जा सकता था। क्योंकि उनमें शोध के बजाय एक राजनीतिक संदेश देने की एक उनकी प्रधानता होती है, केंद्रीयता होती है, या एक अधीरता होती है कि हम अपने इससे कोई एक नया राजनीतिक संदेश दें ताकि उनका मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्रों में या प्रेस मीडिया में बना रहे। सोवियत समाज विज्ञान पुस्तकों की तरह हर नई पुस्तक में यहाँ पर एक ही पुरानी बात रहती है। और जेएनयू परिसर में जो मौजूद सारी पुस्तकें की दुकानें हैं वह इसका एक जीवंत प्रमाण है कि वहां केवल
नौकरी की तैयारी करने वाले या राजनीतिबाजियों के लिए जो आवश्यक है, ऐसी पुस्तकों की उपलब्धता वहां अधिक होती है। दुकानें लगभग संपूर्णता विविध प्रतियोगिता यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके संदर्भ में परीक्षा संबंध में कुछ नोट्स है, कुछ कुंजिकाएं हैं, या फिर हर तरह के वामपंथी साहित्यों से रटी हटी और भरी पड़ी रहती है। और इतना ही नहीं, तो उनमें जो इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन या अर्थशास्त्र आदि इन संबंध में अगर आप प्रकाशन को देखना चाहते हैं तो ऐसा लगेगा कि यह वर्तमान 2011, 2015 या 2020 इस कालावधि के वहां कोई पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध पुस्तकें हैं वो 1980 के दशक के आसपास के पुस्तक का स्तर उपलब्ध है। यानी जेएनयू वो स्वयं को प्रगतिशील, स्वयं को पुरोगामी, स्वयं को प्रोग्रेसिव कहते हैं, और उनकी विचारधारा जो है जो वर्तमान में 1980 के दशक में जो चल रही है उस पुस्तकों के संदर्भ में उनका अध्ययन हो रहा है। वो अभी 20 से 11 से 20 से 20 के दशक के उनके पास रेफरेंस और पुस्तकें आसपास के दुकानों में मिलती भी नहीं है। आज भी जेएनयू के सभी दुकानों में वही प्रकार का साहित्य मिलता है, चाहे रूसी, चीनी या यूरोपियन कम्युनिस्ट पुस्तिकाएं हो, जीवनियां हो उनके लेखकों की या नेताओं की वामपंथी या पर्चे आदि वही भरे पड़े हुए जो 30 वर्ष पहले प्रचलित थे। वहां सजी ताजा हिंदी पत्रिकाएं प्राय केवल विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों के प्रकाशन के रूप में ही उपलब्ध है, और जिनमें दशकों पुराने मिथ्याचार, कुतर्क और इक्का दुक्का समाचार मिलकर उसको विद्वत विश्लेषण किया जाता है, और विद्वत विश्लेषण के नाम पर उसको वामपंथी लोगों में प्रचारित किया जाता है। और वो सभी जो सूत्र है वो 1980 के दशक के ही जो प्रचलित सूत्र है उसी पर उनकी अभी भी चर्चा चल रही है। उनमें उन्हीं वामपंथी प्रोफेसर या प्रचारकों की बातें लिखी होती है जिनमें दशकों से अभी कोई परिवर्तन हुआ ऐसे दिखता नहीं है। और बीमारी की तो हद वहां तक है कि वही जो बातें हैं वो बार बार छपी जा रही है, और एक बौद्धिक विष की तरह हर साल आने वाले नए नए छात्रों को उससे प्रदूषित किया जा रहा है, उनको कैंसर से, उस वामपंथी कैंसर से वो पीड़ित कर रहे हैं। यही वामपंथी एक तरफ साहित्य अकादमिक भी कहा जाते हैं, क्योंकि साहित्य आए ना आए, साहित्य लेखन करे ना करे, मगर ये सोवियत मॉड्यूल जो है, सोवियत पंथी ये जो शिक्षा पद्धति नेहरू ने लागू करके उसमें वामपंथी शिक्षाविदों के हाथ में जो शिक्षा संस्थान दिया है, तो इनको साहित्य अकादमिक कहा जाता है। सामान्य विज्ञान हो या साहित्य के छात्र वही पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ते हैं जो इनको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि जब प्रोफेसरों का ही दबाव कि आप यही पढ़िए, हम यही पूछने वाले हैं, इसी विचारों के आपका मूल्यांकन होने वाला है, तो वहां पे आने वाला सर्वसामान्य विद्यार्थी वामपंथी विचारों के जाल में फंस जाता है और एक झूठा वामपंथी बाहर करके आता है। इस तरह का ब्रेन वॉशिंग जेएनयू में अभी चल रहा है। देश भर से प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले बेचारे जो भोले भाले युवक है उनके लिए चिंतन मनन हेतु यही जो सीमित, संकुचित, बासी और भूखमरी का जो युक्त जो खुराक है, यही आज जेएनयू की दुखद पहचान बनी हुई है, जिसने राष्ट्र में कुछ योगदान देने के बजाय राष्ट्र को विपत्ति में डालने का जो योगदान दिया है, राष्ट्र को विखंडित करने के प्रक्रिया में जो योगदान दिया है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का समर्थन और उसको आश्रय देने में जो योगदान दिया है, तो एक तरह से ये राष्ट्रद्रोह का एक अड्डा जो जेएनयू बना है वो हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। और जेएनयू की ये जो दुखद पहचान बन गई है, जिनसे किसी विद्यार्थी, समाज या राष्ट्र के पुष्टता की कोई आशा हम कदापि नहीं कर सकते हैं। कोई चाहे भी तो समाज विज्ञान विषयों में नए चिंतन हो, शोध हो आदि की प्रेरणा वहां के विद्यार्थी नहीं पा सकता है। जेएनयू का वातावरण इससे नितांत विरोधी है, और इसलिए यह विश्वविद्यालय उच्च शोध की आड़ में युवकों के लिए मुख्यतः किसी नौकरी की खोज या राजनीतिक करियर बनाने वाला एक अड्डा बन के रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। नौकरी की खोज यदि वहां के प्रमुख सेक्युलरों का एक कार्य है जिसे सबकी एक सहानुभूति मिलती है, और हिंदू विरोधी राजनीति वहां का प्रमुख एक मजहबी कार्य हो चुका है और जिसे वहां सक्रिय समर्थन मिल रहा है, तो
चाहे वैचारिक हो या पारंपरिक हो या ढांचागत समर्थन, ये इन सभी को मिल रहा है। अब हिंदू विरोधी, सरकार विरोधी और प्राय देश विरोधी राजनीति का समर्थन ये जेएनयू के कैंपस में होता है, और ये देश की राजधानी में होने के बावजूद भी इसके विरोध में सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, यह जो जनता के मन में प्रश्न है, उसका उत्तर कौन देने वाला है, यही प्रश्न अनुत्तरित है। और विडंबना तो यह है कि यह सब करते रहने के लिए सारा धन उन्हीं उन्हीं हिंदू जनताओं का या सरकार से लिया जाता है, देश से लिया जाता है, जिनके विरोध में वो वहां बैठकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सर्वाधिक संसाधन युक्त इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का पूरा शोध व्यापार एक दिखावटी काम में बदलकर रह गया, एक मायावी छलावा बन के रह गया है। यह भी एक स्कैम है, यह एक अपराध है, ये राष्ट्र के प्रति अपराध है, राष्ट्र की जनता के प्रति अपराध है, एक राष्ट्रीय भावना के विरोध का यह अपराध है। जिस उद्देश्य से जेएनयू की स्थापना हुई थी, वह उद्देश्य तो पहले ही इस प्रवास में छूट गया है, बल्कि उस उद्देश्य से वहां कार्य कभी आरंभ ही नहीं हुआ। यही सत्य और वास्तव हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। यह विश्वविद्यालय केवल स्वार्थी विद्यार्थियों के विविध रोजगार के लिए प्रयत्न करने तथा देशद्रोही, हिंदूद्रोही, राष्ट्रद्रोही राजनीति सीखने और सिखाने के एक आरामदेह ठिकाने के सिवाय उसकी कोई पहचान हम इस देश में नहीं रही है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इसलिए जब भी जेएनयू की चर्चा होती है तो किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं तो किसी गलत कारणों के लिए ही वो चर्चा में रहता है, और इसलिए जेएनयू कभी प्रसिद्धि नहीं पाता है तो वो हर बार कुप्रसिद्धि ही पाता है। तो एक तरह से यह जो जेएनयू जो भारत की राजधानी के हृदय में एक सबसे बड़ा एक शोधकर्ता, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिस पर आम हिंदू और भारतीय जनता जो अपना टैक्स पे करती है, उसके माध्यम से सरकारी अनुदान देकर चला रही है, तो प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च करने वाली, जिसका पूर्ण धन अपव्यय हो रहा है, एक तरह से नैतिक दृष्टि से आर्थिक अपहार हो रहा है, ऐसे यहाँ पर स्पष्टता से दिख रहा है। दूसरी बात, शोध कार्य इतनी ऊपरी और इतनी छलावा और कॉपी पेस्ट या नकल करके लिए है, जिसका अब वर्तमान में भारत के किसी भी क्षेत्र में योगदान देने लायक नहीं है, ना तो प्रांतीय, ना राष्ट्रीय, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसकी कोई योगदान नहीं है। भारत के उत्थान और प्रगति में उनका कोई योगदान नहीं है। विद्यार्थी, खिलाड़ी, कला या कुछ साहित्य, संस्कृति, कला में कहीं में भी उनका योगदान नहीं है। तो एक तरह से यह जेएनयू वामपंथी जो प्रबल जेएनयू है, चाहे प्रोफेसर हो या विद्यार्थी हो, यह कैंसर बन के भारत के शरीर पर छाया हुआ है और वामपंथ का कैंसर फैला रहे हैं, जो भारत को विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देशद्रोह का इतिहास निर्माण कर रहे हैं, एक दिशाहीन पीढ़ी निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब सुस्थिति में लाने के लिए हमको कणखर राज्यकर्ता, कणखर निर्णय लेने वाला राज्यकर्ता, कणखर साहसी निर्णय लेकर उसको लागू करने वाले राज्यकर्ता, और एक कैंसर की एक बड़ी सर्जरी करके देश को बचाने के लिए उस सक्षमता के एक राजनीति और एक परंपरा की हमें आवश्यकता है। उसको भारतीय शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय पारंपरिक विज्ञान हो, भारतीय पारंपरिक कला हो, संस्कृति हो, इन सबको वहां पर पुनर्स्थापित करके एक भारत के नवनिर्माण और पुनरुत्थान की प्रक्रिया आगे करने की शुरू है। जब तक ये वामपंथ का प्रभाव, वामपंथ रूपी कैंसर को हटाने के लिए प्रयास नहीं होते, तब तक भारत का पुनरुत्थान और प्रगति असंभव है। और इसलिए हमें संगठित होकर अब यही नारा लेके अब समाज में जाना होगा। भारत की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, शिक्षा पद्धति की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, प्रशासकीय हो, पुलिस हो, न्याय यंत्रणा हो, राजनीति हो, वो सबकी अशुद्धता को दूर करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमें आगे लेके जाना चाहिए। धर्माधिष्ठित एक राज्य व्यवस्था और संविधान बनाकर धर्म के आधार पर धर्मपरायण लोगों का एक यहाँ पर स्थापना करने की आवश्यकता है। तो इन सभी के लिए भगवान हमें शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे और यह कार्य हम सभी से करवा ले, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार।
जी सद्गुरु डॉक्टर पिल्ले जी, आपने जो यहाँ पर इस जेएनयू के बारे में हमें जानकारी दी, जो तथ्य हमारे सामने रखे, तो इससे ये बात तो हमें स्पष्ट हुई होगी कि इस जेएनयू का जो देश की राजधानी में है, इनका तो देश के राष्ट्र के उत्थान में कोई सहभागी नहीं है। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर आने वाले जो विद्यार्थी रहते हैं, वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए वहाँ पर प्रवेश लेते हैं। बहुत कम खर्चे में उनका सब कुछ चलता है। आधे अधूरे कोर्स छोड़ के चले जाते हैं यदि उनका सिलेक्शन कहीं हो जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्य सब हो रहा है। तो एक राजनीति करने का, एक गुंडागिरी करने का एक अड्डा ये जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय बन गया है और इसके माध्यम से हर बार ये वामपंथी विचारधारा ही सब जगह प्रक्षेपित की जा रही है, प्रचलित की जा रही है। और आज हम देख रहे हैं वर्तमान में इस जेएनयू की स्थिति कैसे है। ये हर बार किस प्रकार से इन्हें कुप्रसिद्धि मिल रही है, तो ये अभी हमें ध्यान में आया होगा। तो ये जो सत्य बातें हैं, तो ये हमें समाज के लोगों तक अभी लानी होगी, इसके विषय में जागृति करनी होगी। और ये जो विश्वविद्यालय के नाम पर इनको एक बहुत बड़ा अनुदान मिल रहा है, परंतु राष्ट्र के निर्माण के लिए ये किसी भी प्रकार का ये योगदान या कोई रिसर्च हो, इस प्रकार से कहीं नहीं हो रहा है। तो ये सत्य बातें हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप ये जो मालिका धर्म संवाद की यहाँ पर देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसे शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए और अपने जो मित्र परिवार है उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। और हम सभी एकत्रित आकर इन वामपंथियों द्वारा ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जो एक अर्बन नक्सलिज्म का प्रचलन हो रहा है और वो बढ़ रहा है पूरे देश में, तो इन जेएनयू जैसे जगहों से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको रोकना ये हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो मैं सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप भी इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में, राष्ट्रीय उत्थान के कार्य में आप सहभाग लें, ऐसे मेरा सभी से नम्र निवेदन है। यही राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था द्वारा अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का भी आयोजन किया गया है। आप उसमें भी सहभाग ले सकते हैं। इसकी जानकारी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर दिन 8 अगस्त तक यह अधिवेशन चलने वाला है। शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक हिंदू जागृति इस यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक हिंदू अधिवेशन पेज, इस माध्यम से ये लाइव अधिवेशन आप देख पाएंगे। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ, आप इस अधिवेशन का भी हिस्सा बनिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।